हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कायरल क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। कायरल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कितने तरह की होती हैं, डिटेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेशनरी फेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, कायरल स्टेशनरी फेज, इन सब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि कायरलिटी होती क्या है। तो कायरलिटी का मतलब अगर आप देखोगे कि ये एक हमने कंपाउंड लिया है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, इस लैक्टिक एसिड में आप क्या देख रहे हो कि एक कार्बन है और इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन कैरल कार्बन कहलाएगा। ये जो कार्बन होगा ये कायरल कार्बन कहलाएगा। और अगर इस कार्बन की को हम यदि इस कंपाउंड को, ये जो लैक्टिक एसिड का कंपाउंड है, इस कंपाउंड को यदि हम मिरर के सामने रख दें, तो ये हमने मिरर के सामने अगर इस कंपाउंड को रख दिया तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी। मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी? जस्ट अपोजिट। यानी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये मिरर हमने लगा दिया यहाँ पे, तो क्या देख रहे हो, ये जो OH है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये उठ के इधर चला गया और हाइड्रोजन उठ के इधर आ गया। तो क्या दिख रहा है मैं आपको मिरर इमेज में? टोटली बाकी दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे है। CH3 अपनी जगह पे है, COH अपनी जगह पे है, बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे, लेकिन हाइड्रोजन और OH ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। कहाँ? मिरर इमेज में। तो ऐसे कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब मान लो मैं इस लैक्टिक एसिड को, ये जो मिरर इमेज है इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये जो OH है ये इधर दिखाई देगा। दिखाई देगा। एक बार और क्लियर करके देखते हैं इसको कि मान लो मैंने ये OH को, मान लो ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, ये जो OH है ये इधर आ जाएगा इस H की जगह, और ये जो H है ये इस OH की जगह आ जाएगा। यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तब हम इसको बोलेंगे कायरलिटी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते वो कायरल मॉलिक्यूल कहलाते, कायरलिटी कहलाता है। ये ध्यान रखना है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये लैक्टिक एसिड है। इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले को आप ध्यान रखें तो आपको कायरलिटी समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गई कायरलिटी। अब इसी में एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स भी एक तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी उनकी। तो एनेंशियोमर क्या है? एनेंशियोमर एक तरह का आइसोमर है। तो यहाँ अगर जैसे मैं लैक्टिक एसिड का एग्जांपल दूं, तो लैक्टिक एसिड के एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये एनेंशियोमर का काम कर रहा है। मतलब ये कायरल तो है, इसमें तो कायरल कार्बन इसके अंदर है, ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, लेकिन ये एनेंशियोमर का काम कर रहा है। क्या कि इसका जो मिरर इमेज है ये एक इसका आइसोमर है, और इसका जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये एनेंशियोमर कहलाएंगे। यानी एनेंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो एनेंशियोमर कहलाते हैं। तो ये हो गया एनेंशियोमर्स। फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, वो आएगा डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स भी एनेंशियोमर जैसे होते हैं लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। यहाँ पर नोटेड वाली बात ये है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे।
मिरर में अगर डालेंगे तो अलग ही दिखेंगे वो, यानी वो मिरर इमेज नहीं होगी। हो सकता है वो सेम दिखे, या हो सकता है एक दूसरे के ऊपर, हालांकि इसमें ये करेक्टर तो होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो ये सिमिलरिटी है कि एनेंशियोमर जैसे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, वैसे ही डायस्टीरियोमर्स भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। तो इसको समझो, कैसे समझेंगे, तो इसको इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है, ये वाला, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। जबकि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है। अब एनेंशियोमर हमने कैसे पता किए, हमने देखे इसको, हमने इसको रख दिए मिरर के सामने। ठीक है, हमने क्या किए, इसको मिरर के सामने रख दिए। यहाँ एक मिरर रख दिए, मिरर के सामने हमने इसको रख दिए, तो हमने देखा कि ये जो ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन अपनी जगह चेंज कर दी, ये जो OH था, इस OH ने अपनी जगह चेंज कर दी। तो क्या हो रहा है, तो हमको समझ में आ गया कि इसने भैया अपना मिरर इमेज बना दिया है। अब इसकी जो मिरर इमेज है वो हम इसके ऊपर अगर रख देंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो हमने बोल दिया ये है एनेंशियोमर। ठीक है, तो एनेंशियोमर क्लियर हो गया। डायस्टीरियोमर में क्या हो रहा है, अब इसका डायस्टीरियोमर है कौन, ये। ठीक है, तो इसमें देखो स्ट्रक्चर में क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए सेकेंड कार्बन में ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ है, और डायस्टीरियोमर के सेकेंड कार्बन में ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ है। OH की पोजीशन सेम है, OH की पोजीशन सेम है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि अगर मिरर इमेज होती तो OH की पोजीशन भी क्या होती, चेंज हो जाती। भाई मिरर के सामने OH की पोजीशन चेंज होती, पर ये OH की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मतलब Br की पोजीशन तो चेंज हुई है लेकिन OH की नहीं हुई है, मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। हमारे मिरर इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनको हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आप देखो Br की पोजीशन चेंज है, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ये मिरर इमेज भी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला सेम। तो ये कहलाएंगे डायस्टीरियोमर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि रियलिटी क्या है, कायरलिटी, एनेंशियोमर्स क्या है और डायस्टीरियोमर्स क्या है। अब ये जो कायरल क्रोमेटोग्राफी है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कायरल क्रोमेटोग्राफी का। तो कायरल क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो एनेंशियोमेरिक कंपाउंड को सेपरेट करने के काम आती है। ये एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने की सबसे सक्सेसफुल मेथड है। इसमें क्योंकि यूनिक सेपरेशन होता है ओरिएंटेशन के द्वारा, एनेंशियोमर्स के ओरिएंटेशन के द्वारा सेपरेशन होता है, जिसमें एनेंशियोमेरिक रिएजेंट और जो क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसमें जो स्टीरियो आइसोमर्स का सेपरेशन है वो ज़्यादातर जो मेडिसिनल जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को, ड्रग से रिलेटेड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कायरल क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि हम जानते हैं एनेंशियोमर जो होते हैं उनके पास फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो सेम रहेगी, बट जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो हर एक कायरल रिएजेंट जो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, और इसी वजह से हम इसको क्रोमेटोग्राफिकली सेपरेट कर लेते हैं।
कायरल क्रोमेटोग्राफी में क्लासिकल इल्यूजन मोड होता है, जिसकी वजह से सेपरेशन आसान हो जाता है। इसमें यूज होने वाली जो मोबाइल फेज है वो कंटिन्यूस कॉलम से चलती रहती है, कॉलम के अंदर से कंटिन्यूस मोबाइल फेज का पास ऑन होते रहता है। और वो स्टेशनरी फेज जो रहेगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेशनरी फेज मैं आगे बताऊंगा आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेशनरी फेज यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो उसके थ्रू जो है मोबाइल फेज कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, जिसके थ्रू सेपरेशन होता रहता है। यहाँ जो मोबाइल फेज यूज होती है वो या तो गैस हो सकती है, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी में होती है, या फिर लिक्विड हो सकती है, जैसे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कायरल मॉलिक्यूल को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कायरल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताई कि ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है वो कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। दो तरह के मिरर इमेज दिखाई देते हैं कायरल मॉलिक्यूल के, एक एनेंशियोमर के रूप में, दूसरा डायस्टीरियोमर्स के रूप में। एनेंशियोमर भी बताया मैंने आपको क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी बताया मैंने क्या होते हैं। तो ऐसा कायरल मॉलिक्यूल जिसका एक या एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, जिसमें जनरली कार्बन होते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर में, ऐसे स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़े रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्लोरोब्रोमोमिथेनॉल, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें मैं आपको डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर्स बता रहा था, वो यही है, क्लोरोब्रोमोमिथेनॉल। तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कायरल क्रोमेटोग्राफी का। अब एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स भी मैंने शुरू में बताया आपको कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट जो एटम्स का रहेगा उनके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो आइसोमर्स कहलाएंगे। अब टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, तो आइसोमर्स के कितने टाइप्स हैं? तो आइसोमर मेनली दो तरह के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशनल के भी दो टाइप्स हैं, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो आइसोमर्स हो गए दो टाइप्स के, स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप हो गए, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मर्स, और कॉन्फ़िगरेशनल के दो टाइप्स हो गए, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। तो जो अब हम जो कायरल क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं वो किसके लिए काम आएगी? तो वो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए काम आएगी, इसलिए यहाँ यस लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के लिए काम नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स तो आप जान ही गए होंगे, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर पढ़ ही रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो कायरल क्रोमेटोग्राफी है ये सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए है। उसमें भी स्टीरियो आइसोमर्स में भी उनके लिए है जो इंटर कन्वर्जन ब्रेकिंग बॉन्ड जिनमें होते हैं। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में, कन्फर्मर्स में ये नहीं होता है। अब कॉन्फ़िगरेशनल में फिर बात आती है कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो दोनों में ही सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। और डायस्टीरियोमर तो मिरर इमेज भी नहीं बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल तो ठीक है, मिरर इमेज ही नहीं बताएंगे। तो ये तो हो गए आइसोमर्स के टाइप। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है इथेनॉल का। इसमें आप देख सकते हो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये दो कार्बन है, और ये दो कार्बन OH से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ऑक्सीजन जो है एक तरफ कार्बन से जुड़ा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सेम अगर हम
अब अगर इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिखोगे इसको, C2H6O, इसको हम लिखेंगे। अगर हमको इथेनॉल का एक फॉर्मूला देना हो तो हम लिखेंगे C2H6O, ठीक है। अब एक और कंपाउंड है जो इथेनॉल नहीं होगा, यानी यहाँ आप देखना है, आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फॉर्मूला सेम है C2H6O ही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसके अरेंजमेंट चेंज हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर समझ आ रहे हैं हम, तो उसको थोड़ा ध्यान देखिए। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये है मेथॉक्सी मीथेन, जिसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल इथेन, ठीक है। तो ईथर, सॉरी, डाई मिथाइल ईथर। तो इसमें आप देखो कि क्या है, इसका भी फॉर्मूला सेम है C2H6O, ठीक है। लेकिन ये बन गया एल्कोहल और ये बन गया इथेन, ये बन गया ईथर, ये बन गया एल्कोहल, ये बन गया ईथर। दोनों की प्रॉपर्टी चेंज है, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। यहाँ क्या है, इसको और थोड़ा सा सही से दिखा देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है और इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे वही ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तब इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कि जब कोई एक एटम अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग पोजीशंस के साथ जुड़ा हुआ हो, तब हम उसको कॉन्स्टिट्यूट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल नाम ही है उसका, कॉन्स्टिट्यूट, वो अलग अलग एटम के साथ कॉन्स्टिट्यूट है, तब हम इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को बता सकते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, और इनके थ्रू हम जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कायरल सेपरेशन। कायरल सेपरेशन की मेथड्स कौन कौन सी हैं। पहली मेथड है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। कायरल सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी होता है, नॉन क्रोमेटोग्राफी के भी थ्रू होता है। तो क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन कायरल सेपरेशन करेगा, तो क्रोमेटोग्राफी में TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कायरल सेपरेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह नॉन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में पोलैरिमेट्री, एंजाइम टेक्निक्स, कैलोरीमेट्री, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और आइसोटोपिक डाइल्यूशन के थ्रू भी कायरल सेपरेशन होता है। तो ये दो तरह की मेथड्स हैं जिनके थ्रू कायरल सेपरेशन होता है। अब इसमें कुछ CSPs होते हैं, कायरल स्टेशनरी फेज। CSP का मतलब है कायरल स्टेशनरी फेज। इस कायरल क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं। इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कायरल क्रोमेटोग्राफी में यूज होने वाले कायरल स्टेशनरी फेजेस के नाम बताइए, वर्किंग भी बताएंगे हम आपको। तो इसके जो CSPs हैं वो है पॉलीमर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, पिरकल या ब्रश टाइप फेजेस, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, कायरोबायोटिक फेजेस, प्रोटीन बेस्ड, ये सारे इनके CSPs हैं, कायरल स्टेशनरी फेजेस हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं पॉलीमर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये जो कायरल पॉलीसेकेराइड्स डेरिवेटिव होते हैं, जितने भी कायरल पॉलीसेकेराइड्स डेरिवेटिव होंगे यानी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उन सब का सेपरेशन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि एमाइलोज और सेल्यूलोज कोटेड, इनका इनके जो
स्टेशनरी फेज है, क्योंकि ये सिलिका को सपोर्ट करते हैं, कौन, एमाइलोज और सेल्यूलोज, तो ये स्टेशनरी फेज में यूज होते हैं। कौन, कायरल पॉलीसेकेरेटेड डेरिवेटिव्स, एमाइलोज और सेल्यूलोज। एनेंशियोमर्स फॉर्म जो है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि कार्बामेट की लिंक के साथ हो, जिसमें कि साइड चेन्स भी हो, या पॉलीसेकेराइड बैकबोन भी हो, तो वो भी हम इन स्टेशनरी फेज में यूज करते हैं। स्टेशनरी फेज का काम आप जानते हैं कि यहीं पर सेपरेशन होगा। तो अगर आपको कायरल कंपाउंड का सेपरेशन करना है तो उसके अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट रखना पड़ेगा जो कि कायरल कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करे, तभी तो सेपरेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है पॉलीमर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी लॉन्ग चेन वाले कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज को देखो, बहुत लॉन्ग चेन वाला कार्बोहाइड्रेट, तो लॉन्ग चेन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को इसमें लिया जाता है। स्टेरिक रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसमें पॉलीसेकेराइड की बैकबोन्स जो होती है स्टेरिक रेस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, जिस वजह से एक एनेंशियोमर जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट पर रुक जाएगा। इसका जो यूज है वो ज्यादातर HPLC, SFC, RPHPLC में होता है, इस तरह के स्टेशनरी फेज का। नेक्स्ट है पिरकल या ब्रश टाइप फेज। ये जो ब्रश टाइप फेज है, इसमें डोनर एक्सेप्टर वाला फॉर्मेट काम करता है, क्योंकि जिस कंपाउंड में स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल कायरल मॉलिक्यूल होंगे, वो सिलिका के साथ बॉन्डेड रखेंगे ताकि डोनर एक्सेप्टर वाला काम हो जाए। वो इसकी केविटी में फंस जाएगा मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल नहीं फंस पाएगा वो बाहर निकल जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है कि स्ट्रॉन्ग 3 पॉइंट इंटरेक्शन, जो कि 3 क्लासेस के थ्रू होता है। पहली क्लास होती है अल्फा डोनर फेज, दूसरा होती है अल्फा एक्सेप्टर फेज, यानी एक अल्फा डोनर है एक अल्फा एक्सेप्टर है। तीसरी है मिक्स्ड डोनर एक्सेप्टर, जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों रहेंगे फेज। और नेक्स्ट रहेगी, इसमें जो बाइंडिंग साइट्स रहेगी वो बेसिक और एसिडिक एरोमेटिक रिंग बनी होगी, जिसमें NN इंटरेक्शन होगा। एसिडिक और बेसिक साइट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड स्टेरिक इंटरेक्शन सेपरेशन होगा, जो कि एनेंशियोमर्स को सेपरेट करेगा CSP के थ्रू। यहाँ पे यूज होने वाली सबसे ज़्यादा जो टेक्निक है वो HPLC है, SFC है, RPHPLC है, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्वेंट के साथ कंपेटेबल रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशंस हैं कुछ, ये केवल एरोमेटिक कंपाउंड के साथ काम करेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड के साथ ये काम नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इसके CSPs हैं, जिसमें साइक्लोडेक्स्ट्रीन CSP है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन का उपयोग किया जाता है स्टेशनरी फेज के लिए। तो अल्फा, बीटा, गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन बॉन्ड कर देते हैं सिलिका के साथ या कायरल कैविटीज के साथ। इसमें भी 3 पॉइंट इंटरेक्शन होते हैं। पहला होता है साइक्लोडेक्स्ट्रीन को जब ओपन करेंगे, कैविटी को उसकी ओपन करेंगे, तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो कि पोलर ग्रुप्स का एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा, जिसमें कि एनालाइट फिट हो जाएगा और नॉन पोलर कैविटी अलग हो जाएगी। इसमें एक एनेंशियोमर फिट होने की एबिलिटी रहती है इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर एक एनेंशियोमर फिट हो सकता है। इसका जो उपयोग है RPHPLC और पोलर ऑर्गेनिक मोड पे किया जाता है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि इसमें एनालाइट जो है वो हाइड्रोफोबिक
या एरोमेटिक ग्रुप होना चाहिए, तभी ये कैविटी में फिट हो पाएगा। तो ये है साइक्लोडेक्स्ट्रीन CSP, कायरल स्टेशनरी फेज। फिर कायरोबायोटिक फेज, इसमें मैक्रोसाइक्लिक ग्लाइको पेल्टाइड्स लिंक रखते हैं सिलिका के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में कायरल सेंटर्स होते हैं, वो जो कि कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं और एनालाइट को एंटर करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा इंटरेक्शन होता है वो पाई कॉम्प्लेक्सेस के साथ होता है, जहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस में इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस में इसका यूज़ हो रहा है, कंपाउंड में इसका यूज़ हो रहा है। आयनिक इंटरेक्शन वाले कंपाउंड्स के सेपरेशन में इसका यूज़ हो रहा है। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस में इसका यूज़ हो रहा है। स्टेरिक इंटरेक्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस में इसका यूज़ हो रहा है, कंपाउंड में यूज़ हो रहा है। ये जो है RPHPLC नॉर्मल फेज, पोलर ऑर्गेनिक एंड पोलर आयनिक मोड्स पे इसको रन किया जा सकता है। फिर आते हैं कायरल डिटेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कायरल डिटेक्टर्स। सबसे पहले तो डिटेक्टर क्या होता है? डिटेक्टर का मतलब है डिटेक्ट करने वाला, जहाँ पे कि समझ में आएगा कि हाँ भाई सेपरेशन हुआ है। तो ये कायरल क्रोमेटोग्राफी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेक्टर्स हैं। तो कायरल डिटेक्टर का उपयोग जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने में किया जाता है, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, टर्पीन्स और दूसरे ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन हो। तो दो कायरल डिटेक्शन टेक्निक, पोलरिमेट्री या ऑप्टिकल रोटरी डिस्पर्शन ORD और सर्कुलर डायक्रोइज्म CD, इनका ज़्यादातर डिटेक्टर में उपयोग होता है। ORD डिटेक्टर जो होते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस पर बेस्ड होते हैं, जबकि CD डिटेक्टर जो होते हैं वो एनेंशियोमर्स के को डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच के एब्जॉर्प्शन को, जो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके लाइट के एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस के मेजरमेंट के थ्रू वो एनेंशियोमर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से डिटेक्टर जो है वो सेपरेशन का काम करते हैं। तो कायरल डिटेक्टर की बात हमने कर ली है, अब हम कुछ थोड़े एडवांटेज देख लेते हैं। कायरल क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेज क्या क्या हैं? तो इसका एडवांटेज, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनमें कायरल कंपाउंड होते हैं उनको एनालिसिस करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कायरल कॉलम्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये फास्ट है, एक्यूरेट है, फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है ये इंपॉर्टेंट है। कायरल फेज के डिफरेंट सिलेक्टिविटी इसके थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। रिएजेंट की क्रोमोफोरिक और फ्लोरोफोरिक प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं इसमें। इसमें जो कायरल कॉलम्स होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं। ये मेथड सिंपली डेवलप हो जाती है। इसकी सिलेक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। सिंपल डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर बहुत पोलर एनालाइट है तब ही डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, अदरवाइज सिंपल डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज हैं कायरल क्रोमेटोग्राफी। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? ये केवल कायरल कंपाउंड को सेपरेट करने के काम आती है, दूसरे कंपाउंड इसमें सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, कि सिर्फ और सिर्फ कायरल कंपाउंड ही कर सकते हैं, यानी एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स ही कर सकते हैं और कोई दूसरे नहीं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा सिस्टम पे काम करने के लिए। इसके लिए प्योर कायरल सब्सटेंस चाहिए, अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो भी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज स्लो रिजल्ट मिलेंगे, गलत रिजल्ट मिलेंगे, रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे।
कुछ जो कायरल एडिटिव्स है वो महंगे होते हैं, जिनको सिंथेसाइज करना होता है। वोल्टिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि थर्मली स्टेबल नहीं है। स्टेरियोकेमिकल इंटेग्रिटी है इसके अंदर। ऑप्टिकली प्योर कायरल रिएजेंट का ही उपयोग कर सकते हैं, दूसरे कंपाउंड का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सारे इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।